हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने एक सीरीज शुरू किया है 100 डे में 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करने का, और आज है डे 11 और 11वें दिन हम लोग दिल्ली सल्तनत को पढ़ रहे हैं। आज की इस वीडियो में दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड टोटल 100 MCQ क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो 100 डे में 100 टॉपिक्स को कंप्लीट करने का जो सीरीज है, इस सीरीज में आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड हर एक टॉपिक पर 100 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे। और इन सभी सब्जेक्ट को मिला करके हम लोग टोटल 100 प्लस टॉपिक्स को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस सीरीज को। आज है डे 11 और आज के इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, यहाँ पर पहला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी वह 1206 ईस्वी में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा कि 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है। और इसकी स्थापना जो है कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया जाता है, ये बात याद रखिएगा। कब होता है? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों ने शासन किया। तो दिल्ली जो सल्तनत है इसमें 5 राजवंश जो थे शासन कर रहे थे। ठीक है, मतलब टोटल 5 राजवंशों ने शासन किया। कौन कौन से? एक तो गुलाम वंश था, ठीक है, गुलाम वंश। दूसरा जो था वो खिलजी वंश था, ठीक है, खिलजी वंश, दूसरा खिलजी वंश। तीसरा जो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत शासन करने वाला राजवंश था वह था तुगलक वंश, ठीक है, तुगलक वंश। और जो चौथे नंबर पर था वह सैयद वंश था, ठीक है, सैयद वंश था। और जो 5वें नंबर पर था वह लोदी वंश था। तो ये 5 राजवंश थे जो दिल्ली सल्तनत में शासन किए थे। ठीक है, कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न आपके सामने है कि कुतुबुद्दीन ऐबक किस वंश का संस्थापक था। किस वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन? तो कुतुबुद्दीन जो था वह ऑप्शन नंबर सी, गुलाम वंश का ये संस्थापक था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा, गुलाम वंश का संस्थापक था। गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, गुलाम वंश को मामलुक वंश के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इसके संस्थापक हैं। ठीक है, याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। और ये दिल्ली सल्तनत का अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से नंबर पर था वो राजवंश, तो ये फर्स्ट राजवंश था जो कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करता है। ठीक है, पहला राजवंश था। और ये 1206 से लेकर के 1290 तक ये राजवंश चला, गुलाम राजवंश। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा के बाद चौथा प्रश्न यहाँ पर देखिए कि कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ किया, कौन प्रारंभ किया था। तो कुतुब मीनार की जो निर्माण की जो शुरुआत की गई थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि कुतुब मीनार का जो निर्माण है कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 ईस्वी में इसकी प्रारंभ की, इसकी शुरुआत की। और इससे इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश ने क्या किया था? पूरा करवाया था, पूर्ण करवाया था। तो दोनों चीजें याद रखिएगा कि कुतुब मीनार का निर्माण का जो शुरुआत किया गया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया था 1199 ईस्वी में। और इसे संपन्न जो करवाया था इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, मतलब संपन्न करवाया था पूरे काम को कुतुब मीनार का। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब तक था। तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल था वह 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी के बीच था। ठीक है, तो इल्तुतमिश का शासनकाल कब से कब था? 1211 ईस्वी से लेकर के 1236 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर प्रश्न संख्या 6 है कि भारत में शासन करने वाली पहली महिला सुल्तान कौन थी। पहली महिला सुल्तान की बात कर रहे हैं।
तो पहली महिला सुल्तान के रूप में रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि भारत में और जो है पहली जो महिला सुल्तान थी वह रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान जो थी वह 1236 से लेकर के 1240 ईस्वी के बीच इन्होंने क्या किया था, शासन किया था। ठीक है, लगभग 4 वर्षों तक। और ये शासन करने वाली जो है एकमात्र मुस्लिम महिला सुल्तान होती है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, रजिया सुल्तान। इनका जो शासन है 1236 से लेकर के 1240 के बीच था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 7। यहाँ पर है चालीसा क्या था। तो चालीसा जो था वह 40 शक्तिशाली तुर्की सरदारों का समूह था। ठीक है, इस समूह में 40 लोग थे जो बहुत अधिक क्या थे, प्रभावी थे। ठीक है, अमीर थे, प्रभावी थे। ठीक है, और इसका जो निर्माण किया गया था, ठीक है, जो चालीसा था इसका जो निर्माण करवाया गया था वह इल्तुतमिश ने इसका निर्माण किया था। ठीक है, इल्तुतमिश इसको गठित किया था, याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था, इसका गठन करवाया था चालीसा का। ठीक है, और इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, चालीसा को तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, तुर्कान ए चहलगानी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि 40 शक्तिशाली तुर्की अमीरों का एक समूह था। याद रखिएगा, इसका जो गठन करवाया गया था वह करवाया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और इसको यानी कि चालीसा को जो है कमजोर करने का जो काम है, कमजोर करने का जो काम है वह किया था बलबन ने। ठीक है, बलबन ने इसे कमजोर करने का काम किया था। गठन करने का काम इल्तुतमिश ने किया था, कमजोर करने का काम जो है वह बलबन ने किया था। चालीसा का मतलब था 40 शक्तिशाली तुर्की सरदारों का समूह। ठीक है, और इसे एक अन्य नाम से जाना जाता था, तुर्कान ए चहलगानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गियासुद्दीन बलबन किस वर्ष सुल्तान बना था। तो गियासुद्दीन बलबन जो था वो सुल्तान बना था 1266 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से हो जाएगा, 1266 ईस्वी में गियासुद्दीन बलबन 1266 ईस्वी में सुल्तान बना और 1287 तक ये शासन करता है। 1266 से लेकर के 87 तक ये क्या करता है, शासन करता है गियासुद्दीन बलबन। तो याद रखिएगा, गियासुद्दीन बलबन 1266 में जो है सुल्तान बनता है और 1287 तक ये शासन करता है। आगे बढ़ते हैं, बलबन ने किस सिद्धांत को अपनाया। वह कौन सा सिद्धांत था जिसको बलबन ने अपनाया था। तो बलबन ने सिजदा और पैबोस की प्रथा अपनाई थी। ये जो था एक फारसी दरबारी प्रथा थी। ठीक है, ये जो प्रथा थी सिजदा और पैबोस की, ये एक फारसी, ठीक है, फारसी दरबारी पद्धति था। ठीक है, दरबारी प्रथा या पद्धति हम कह सकते हैं, प्रथा था। और इसमें जो सिजदा था, ठीक है, सिजदा का मतलब था कि घुटने पर आकर के घुटने टेकना। ठीक है, घुटने टेकना यानी कि घुटने पर होना। ठीक है, दूसरा था पैबोस। पैबोस का मतलब होता था पैर चूमना। ठीक है, पैर चूमना। ठीक है, चूमना। ये प्रथा थी, फारसी प्रथा थी, जिसमें सिजदा का मतलब होता है घुटने टेकना, पैबोस का मतलब होता है पैर चूमना। ठीक है, और ये प्रथा इसलिए लागू किया गया था बलबन के द्वारा ताकि जो सुल्तान थे उनकी प्रतिष्ठा क्या हो सके, बढ़े। ठीक है, सुल्तानों की प्रतिष्ठा बढ़े, इसलिए ये प्रथा लागू किया गया था, लाया गया था। और ये एक फारसी जो है दरबारी प्रथा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का जो संस्थापक है वो जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी थे। ठीक है, खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी 1290 ईस्वी में जो था इन्होंने खिलजी वंश की स्थापना की। ठीक है, और 1296 तक ये शासन करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, खिलजी वंश के संस्थापक
जलालुद्दीन खिलजी थे। खिलजी वंश की स्थापना जो है 1290 ईस्वी में होता है और जो जलालुद्दीन खिलजी थे ये 1290 से लेकर के 1296 ईस्वी तक क्या करते हैं, शासन करते हैं। ठीक है, शासन करते हैं। ये चीजें हमें ध्यान में रखना है। तो खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, जलालुद्दीन खिलजी। ये 1290 से लेकर के 1296 तक शासन करते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी का शासन काल कब से कब तक था। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था वो 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी के बीच था। ठीक है, 1296 से 1613 ईस्वी के बीच शासन किया, ये भी याद रखिएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से लेकर के 1316 के बीच था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने किस राज्य पर सबसे पहले आक्रमण किया था। तो पहले सबसे पहला आक्रमण जो है, फर्स्ट आक्रमण किस राज्य पर किया गया था। तो ये देवगिरी जो कि महाराष्ट्र में है, उस पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 ईस्वी में सबसे पहले आक्रमण किया था। 1296 ईस्वी में देवगिरी महाराष्ट्र में। ठीक है, देवगिरी जो था वह यादव राजा रामचंद्र देव की राजधानी थी। ठीक है, तो देवगिरी जो था वह यादवों के राजा रामचंद्र देव के राजधानी थी देवगिरी, और वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहला आक्रमण 1296 ईस्वी में किया था अपना। ठीक है, चलिए मलिक काफूर कौन था। तो मलिक काफूर जो था वो कौन था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा। मलिक काफूर जो था वह अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। और मलिक काफूर जिसे जो है 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। एक नाम और याद रखिएगा, इसको 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। 1000 दिनारी, ठीक है, 1000 दिनारी के नाम से मलिक काफूर को जाना जाता है। और ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था और जो कि दक्षिण भारत में कई सफल अभियान चलाए थे। ठीक है, तो दक्षिण भारत में सफल अभियान चलाने का काम अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर ने किया था और इसे 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 14। यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली क्यों लागू की। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि अलाउद्दीन खिलजी को बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करना पड़ा था। तो यहाँ पर उसने अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना रखने की वजह से जो है उसे बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू करना पड़ा। क्यों? क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी कीमतों पर नियंत्रण रखना चाहता था ताकि वह जो है अपनी सेना का कम खर्चे पर कम खर्चे पर उसे रख पाए, अपनी सेना को रख पाए, कम वेतन में रख पाए और कम खर्चे हो। ठीक है, और यहाँ पर उसे विशाल सेना आखिर रखने की जरूरत क्यों थी, क्योंकि उस वक्त मंगोल आक्रमण से उसका सामना करना पड़ता था अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, इसीलिए उसे अस्थायी सेना रखना जरूरी था और इसीलिए उसने बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की ताकि बाजार मूल्यों को नियंत्रित किया जा सके और कम कीमत पर, कम लागत पर सेना रखी जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है दाग और चेहरा प्रणाली किसने लागू की थी। तो ये दाग और चेहरा प्रणाली जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा लागू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने सैन्य सुधारों के तहत दाग और चेहरा प्रणाली लागू की। दाग का मतलब था घोड़े को दागने से। ठीक है, घोड़े को दागना था। ठीक है, और चेहरा का मतलब जो सैनिक थे उनकी हुलियों को लिखना, जैसे कि उनका कद काठी कैसा है, उनकी चेहरा कैसा है, वो किस रंग के हैं, ये सारी चीजें लिखने का जो काम था वो चेहरा के रूप में था। ठीक है, तो दाग और चेहरा जो प्रणाली थी ये अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था और ये एक सैन्य सुधार के रूप में आप कह सकते हैं कि ये एक सैन्य सुधार था। और आज भी वर्तमान युग में भी यही होता है कि आप क्या करते हैं, आपके पास एक आईडी कार्ड होता है जिसमें आपके चेहरे के बारे में यानी कि एक फोटो होता है जो कि आपके चेहरे को बताता है। ठीक है, नीचे आपके विवरण होते हैं सारा। ठीक है, तो यही था दाग और
चेहरा प्रणाली। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 16। यहाँ पर है तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो जो तुगलक वंश था, ठीक है, तुगलक वंश की स्थापना जो किया गया था वह गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। गयासुद्दीन तुगलक ने जो है तुगलक वंश की स्थापना की थी। कब की थी? तो ये 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना की गई थी। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। मुहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? मुहम्मद बिन तुगलक के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वो था जूना खान। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा, जूना खान। मुहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खान था और ये 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, तो मुहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जूना खान था और ये मुहम्मद बिन तुगलक 1325 से लेकर के 1351 ईस्वी तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 18। मुहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने जो अपनी राजधानी है दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी, देवगिरी, ठीक है, जिसको देवगिरी या दौलताबाद के नाम से जाना जाता है, वहां पर स्थानांतरित की थी, लेकिन ये योजना सफल नहीं हो पाई थी। लेकिन फिर भी यहाँ पर याद रखना है कि मुहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? दौलताबाद। ठीक है, दौलताबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टोकन करेंसी सांकेतिक मुद्रा किसने जारी की? टोकन करेंसी जो जारी किया गया था मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तो मुहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे और पीतल के सिक्के चलाए थे, जो सांकेतिक सिक्के थे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सांकेतिक सिक्के थे जो कि तांबे और पीतल के बने होते थे। ठीक है, अगर पूछा जाए कि जो सांकेतिक सिक्के थे वो किस चीज के बने होते थे, तो तांबे और पीतल के बने होते थे। वास्तविक सिक्के वो होते हैं जिनका वास्तविक सिक्के वो होते हैं जिनका अपनी मूल्य होता है। ठीक है, उतना मूल्य होता है जितना कि संकेत के रूप में लिखा जाता है। ठीक है, इसको समझने के लिए मैं आपको समझाता हूं कि जैसे वर्तमान के जो आपका 100 का नोट है, ठीक है, 100 का नोट जो है अगर उसकी कीमत आके तो वो कितने का है? 100 रुपए का है। ठीक है, लेकिन क्या उस कागज का, जिस कागज पर नोट छपा हुआ है, उसकी कीमत 100 रुपए है? ठीक है, उसकी कीमत क्या 100 रुपए है? तो इसका जवाब है नहीं। तो जब उस कागज की कीमत 100 रुपए नहीं है, तो यानी कि जो हमारे पास 100 का नोट है ये भी एक टोकन करेंसी है, सांकेतिक मुद्रा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? तो ये जो है 351 से लेकर के 388 ईस्वी के बीच था। ठीक है, 351 से 388 के बीच फिरोज शाह तुगलक का शासन काल था। याद रखिएगा, 351 से 366 के बीच। नेक्स्ट यहाँ पर है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने नए नगर बसाए थे? तो इन्होंने 5 नए नगर बसाए थे। फिरोज शाह तुगलक ने 5 नए नगर बसाए थे, जिसमें फिरोजाबाद, हिसार ए फिरोज, फतेहाबाद और जौनपुर शामिल थे। तो कई बार हमसे पूछा जाता है कि फिरोजाबाद की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि फतेहाबाद की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि जजिया कर क्या था?
तो जजिया कर जो था वह गैर मुस्लिमों पर लगाया गया एक धार्मिक कर था। ठीक है, याद रखिएगा, जजिया कर जो था वह धार्मिक कर था और वो उन्हें देना होता था जो मुस्लिम नहीं थे। ठीक है, जो मुस्लिम नहीं थे, यानी कि खास करके ये हिंदुओं पर लागू होता था। ठीक है, तो यहाँ पर जजिया कर एक धार्मिक कर था जो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे सख्ती से लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि तैमूर ने भारत पर आक्रमण किस वर्ष किया? तो तैमूर जो था उसने भारत पर आक्रमण 1398 ईस्वी में करता है। 1398 में जो है तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 यहाँ पर है कि सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश की स्थापना जो है ख्रीच खां ने किया था। ऑप्शन नंबर ए, ख्रीच खां ने 1414 ईस्वी में सैयद वंश की स्थापना की। 1414 ईस्वी में ख्रीच खां ने जो है सैयद वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सैयद वंश का शासनकाल कब से कब तक था? तो सैयद वंश जो था उसका जो शासनकाल माना जाता है वह 1414 से लेकर के 1451 के बीच माना जाता है। ठीक है, 1400 यहाँ पर लिखते हैं 1414 से लेकर के 1451 के बीच जो है माना जाता है। ठीक है, सैयद वंश का शासनकाल 1414 से लेकर के 1451 के बीच। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो जो लोधी वंश है इसके संस्थापक हुए बहलोल लोधी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा हमारा, बहलोल लोधी। तो बहलोल लोधी जो थे 1451 ईस्वी में लोधी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, और ये जो बहलोल लोधी थे 1451 में लोधी वंश की स्थापना कर देते हैं। उसके बाद 1489 तक ये शासन करते हैं। ठीक है, तो 1451 से लेकर के 1489 तक जो है बहलोल लोधी शासन करते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे। यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान हुआ वह इब्राहिम लोदी होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इब्राहिम लोदी जो था वह दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान होता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी का जो शासनकाल है 1517 से लेकर के 1526 के बीच में होता है। 1526 में एक घटना घटती है जिसे हम लोग जानते हैं पानीपत का प्रथम लड़ाई के रूप में। ठीक है, पानीपत की प्रथम लड़ाई, प्रथम युद्ध के बारे में जानते हैं जो कि 1526 में होता है। और ये पानीपत का प्रथम युद्ध जो है वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है। ठीक है, बाबर के बीच होता है और बाबर इसमें जीत जाता है, इब्राहिम लोदी की हार हो जाती है। तो वही यहाँ पर सीधा सीधा जुड़ता है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी का शासनकाल 1517 से लेकर के 1526 के बीच में था। 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वह इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। बाबर जीतने के बाद जो है मुगल वंश की स्थापना करता है। ठीक है, और इसके बाद जो है मुगल वंश की शुरुआत हो जाती है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 28 यहाँ पर जो है इसी से जुड़ा हुआ है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है और फिर ये जो है जीतने के बाद मुगल वंश की स्थापना करती है। डेट की बात करें तो 11 अप्रैल याद रखिएगा, 11 अप्रैल 1526 ईस्वी में, सॉरी 11 नहीं 21 अप्रैल, यहाँ पर
21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जो है पानीपत की प्रथम युद्ध होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, जिसमें बाबर की जीत होती है। बाबर जीतने के बाद मुगल वंश की स्थापना कर लेता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्ता प्रणाली क्या थी? तो इक्ता प्रणाली जो था वह भूमि अनुदान और राजस्व संग्रह प्रणाली थी। ठीक है, याद रखिएगा कि इक्ता प्रणाली एक भूमि राजस्व व्यवस्था थी जिसमें सैन्य अधिकारियों को निश्चित क्षेत्र से कर संग्रह करने का अधिकार होता था। ठीक है, तो सैन्य अधिकारियों को यह अधिकार था कि एक निश्चित विशेष क्षेत्र से वो टैक्स वसूल कर सकते थे। ठीक है, तो यही था इक्ता प्रणाली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 30। यहाँ पर है कि इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से किसने लागू किया था? इक्ता प्रणाली को जो व्यवस्थित रूप से लागू किया गया था वह इल्तुतमिश के द्वारा लागू किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा कि इक्ता प्रणाली को व्यवस्थित रूप से जो लागू किया गया था वह इल्तुतमिश के ने लागू किया था। इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को संगठित और संस्थागत रूप दिया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली में क्या सुधार किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त निगरानी प्रणाली लागू किया था। ठीक है, याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने इक्तादारों पर सख्त नियंत्रण रखा और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नियमित हिसाब किताब की व्यवस्था की कि कितना टैक्स लिया जा रहा है, कितना टैक्स जमा किया जा रहा है, ये सारी चीजें। दीवान ए बिराजत क्या था? तो दीवान ए बिराजत जो था वह क्या था? वह जो था राजस्व और वित्त विभाग था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। दीवान ए बिराजत जो था वह राजस्व और वित्त विभाग से संबंधित प्रशासनिक विभाग था और इसका जो प्रमुख था दीवान ए बिराजत का वह वजीर हुआ करता था। ठीक है, वजीर जो होता था वह दीवान ए बिराजत का प्रमुख हुआ करता था और दीवान ए बिराजत जो था वह राजस्व और वित्त विभाग का वित्त विभाग से संबंधित एक प्रशासनिक विभाग था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दीवान ए अर्ज का क्या कार्य था? तो जो दीवान ए अर्ज था ये एक सैन्य विभाग था, सैन्य प्रशासनिक विभाग था जो कि भर्ती, सेना की भर्ती, सेना की वेतन और सेना से संबंधित अन्य मामलों का देख रेख करता था। ठीक है, तो दीवान ए अर्ज का काम था सैन्य प्रशासन को संभालना। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाई? तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद था इसका जो निर्माण करवाया गया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। कब? 1198 ईस्वी में। कब बनवाई थी? 1198 ईस्वी में बनवाई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। यहाँ पर है कि अलाई दरवाजा किसने बनवाया? अलाई दरवाजा जो था वह बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अलाई दरवाजा किसने बनवाई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा जो है अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब परिसर में बनवाया था। ठीक है, और इसकी जो खासियत थी अलाई दरवाजा का, यह इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला में बनाई गई थी। अलाई दरवाजा का जो स्थापत्य कला थी, जो निर्माण कला थी, वह इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला थी। ठीक है, तो इंडो इस्लामिक पद्धति में इसका निर्माण करवाया गया था। इंडो इस्लामिक याद रखिएगा, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में देखा जाता है अलाई दरवाजा को। अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने कुतुब परिसर में किया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है प्रश्न संख्या 36। ठीक है, प्रश्न संख्या 36 आपसे पूछा जा रहा है
कि श्री किला किसने बनवाया था। तो श्री किला जो है वह बनवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है श्री किला बनाई गई थी और ये मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए दूसरा एक दुर्ग या किला बनवाया गया था। ठीक है, जो कि दिल्ली सल्तनत की रक्षा के लिए इसको बनाया गया था, मंगोल आक्रमणों से बचने के लिए। तो श्री किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तुगलकाबाद की स्थापना किसने की। तो जो तुगलकाबाद थी इसकी स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। तुगलकाबाद की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने 1321 ईस्वी में, ठीक है, कब किया था, 1321 ईस्वी में। याद रखिएगा कि 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद की स्थापना की, 1321 ईस्वी में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था। फिरोज शाह कोटला का जो निर्माण करवाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद में सॉरी, यहाँ पर हम लोग प्रश्न संख्या 38 देख रहे हैं। पूछा जा रहा आपसे कि फिरोज शाह कोटला किसने बनवाया था। तो फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने फिरोजाबाद की स्थापना की और कई इमारतें, नहरें और मस्जिद बनवाई थी। ये बात भी हमें ध्यान रखना होगा। और फिरोजाबाद को ही अब जो है फिरोज शाह कोटला कहा जाता है। ठीक है, तो फिरोज शाह कोटला का निर्माण जो है करवाया था, बनवाया किसने था। तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था और इसे फिरोजाबाद के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर कई इमारतें, नहरें और मस्जिद बनाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 39 देखेंगे, टंका और जीतल क्या थे। टंका और जीतल क्या थे। देखिए, टंका और जीतल जो थे दिल्ली सल्तनत की मुद्राएं थी। ठीक है, टंका और जीतल जो थी वह दिल्ली सल्तनत की मुद्राएं थी। टंका जो होता था ये चांदी का सिक्का होता है। ठीक है, चांदी का सिक्का होता था। टंका क्या था, चांदी का सिक्का था। वहीं पर जीतल जो था वह तांबे का सिक्का था। जीतल जो था वह तांबे का सिक्का था। ठीक है, याद रखिएगा कि टंका जो था वह चांदी का सिक्का था, जबकि जीतल जो था वह तांबे का सिक्का था। दिल्ली सल्तनत काल की ये प्रमुख मुद्राएं थी और इसका जो प्रचलन करवाया गया था मुख्य रूप से इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने करवाया था। ठीक है, चलिए, तो आप याद रखिएगा टंका का मतलब था चांदी का सिक्का, जीतल का मतलब था तांबे का सिक्का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, खराज क्या था। खराज क्या था। तो खराज जो था वह एक भूमि कर था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से हो जाएगा, भूमि कर। खराज क्या था, भूमि कर था। ठीक है, तो खराज किसानों से लिया जाने वाला भूमि कर था जो राज्य की प्रमुख आय का स्रोत था और यही आय का मुख्य स्रोत था। ठीक है, आय का मुख्य स्रोत के रूप में था खराज। खराज क्या था, एक टैक्स था जो कि किसानों से लिया जाता था, कृषकों से लिया जाता था। ये किस प्रकार का टैक्स था, तो ये भूमि कर था। ठीक है, भू कर था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की स्थापना किस उद्देश्य से की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने दीवान ए रियासत की स्थापना जो है किया था बाजार नियंत्रण के लिए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, बाजार नियंत्रण के लिए। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार की कीमतों पर नियंत्रण रखने के लिए दीवान ए रियासत, ठीक है, दीवान ए रियासत की स्थापना की थी, जो कि एक तरह से हम कहें तो बाजार नियंत्रण विभाग था, जो कि बाजार में बढ़ रहे घट रहे कीमतों का नियंत्रण करता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, सल्तनत काल में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था। सबसे बड़ा साम्राज्य की बात करें सल्तनत काल में तो वह मोहम्मद बिन तुगलक का था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक का। ठीक है, सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था, मोहम्मद बिन तुगलक में।
ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन काल में दिल्ली सल्तनत का विस्तार सबसे अधिक था, जो उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में जो है सबसे बड़ा साम्राज्य बना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति या मुक्तई क्या था, क्या थे? मुक्ति या मुक्तई क्या थे? तो ये जो था इक्तदार या प्रांतीय गवर्नर हुआ करते थे। ये जो इक्तदार होते थे, जो जो की सेना होते थे, सैनिक हुआ करते थे, उनका जो काम था एक विशेष क्षेत्र से राजस्व टैक्स वसूलना, उन्हीं को इक्तदार या प्रांतीय गवर्नर के रूप में जाना जाता था। ठीक है, इनको मुक्ति या मुक्तई कहा भी जाता था। ठीक है, मुक्ति या मुक्तई वो इक्तदार या प्रांतीय गवर्नर थे जिन्हें भूमि का राजस्व संग्रह करने का अधिकार दिया गया था। तो वो लोग जो टैक्स वसूल कर सकते थे उनको मुक्ति या मुक्तई कहा जाता था, और ये इक्तदार थे, प्रांतीय गवर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सल्तनत काल में गुलामों की स्थिति क्या थी? तो सल्तनत काल में जो गुलामों की स्थिति थी कि वो ऊंचे पदों तक पहुंच सकते थे। जो सल्तनत काल था, सल्तनत काल में जो गुलाम हुआ करते थे उनकी ये था उस समय स्थिति कि वो ऊंचे पदों तक पहुंच सकते थे। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में गुलाम प्रणाली अनूठी थी। गुलाम उच्च पदों यहाँ तक कि सुल्तान भी बन सकते थे। ठीक है, जैसे उदाहरण के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक खुद था गुलाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल दिल्ली सल्तनत काल में प्रमुख नहीं थी? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो ऐसा फसल है दिल्ली सल्तनत काल में जो प्रमुख नहीं थी। तो यहाँ पर आलू हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आलू भारत में 16वीं शताब्दी में जो है पुर्तगालियों ने लाया था। ठीक है, इसलिए दिल्ली सल्तनत काल में यह उपलब्ध नहीं था। तो याद रखिएगा कि आलू जो है ये 16वीं शताब्दी में आता है, और कौन लाता है इसको? तो पुर्तगाली लोग लाते हैं। ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा ये लाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत काल में व्यापार मार्ग कहाँ तक फैले थे? तो दिल्ली सल्तनत काल में जो व्यापार मार्ग था वह मध्य एशिया और चीन तक फैले हुए थे। मध्य एशिया और चीन तक फैले हुए थे। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत काल में जो व्यापार मार्ग था मध्य एशिया, चीन, फारस की खाड़ी और भूमध्य सागर तक हमारा व्यापार फैला हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट आप प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी संत दिल्ली सल्तनत काल में प्रसिद्ध थे? वह कौन से सूफी संत थे जो दिल्ली सल्तनत काल में प्रसिद्ध थे? तो वो थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया जो थे इनका काल था 1238 से लेकर के 1325 के बीच। ठीक है, और निजामुद्दीन औलिया जो थे वह चिश्ती सिलसिला के प्रमुख है। याद रखिएगा इस सिलसिला का नाम चिश्ती सिलसिला। ठीक है, चिश्ती सिलसिले के प्रसिद्ध सूफी संत थे जो दिल्ली सल्तनत काल में हुए, उस समय ये प्रसिद्ध थे, बहुत फेमस थे। ठीक, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी संत दिल्ली सल्तनत काल में प्रसिद्ध थे? तो उनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। इनका जो काल था 1238 से लेकर के 1325 के बीच था, और ये चिश्ती सिलसिला से जुड़े हुए थे। चिश्ती सिलसिला के सूफी संत थे। कई बार पूछा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया किस सिलसिले के सूफी संत थे, इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो आपको याद रखना होगा कि ये चिश्ती सिलसिला के संत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो कौन थे? अमीर खुसरो के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो अमीर खुसरो जो थे एक कवि थे, संगीतकार थे और विद्वान थे। ठीक है, तो ये इनके पास बहुत ज्यादा ये मतलब विद्वान थे उस समय, और ये 1200 अमीर खुसरो जो थे ये भी 1253 से लेकर के 1325 के बीच हुए, और ये प्रसिद्ध फारसी कवि, संगीतकार और विद्वान थे जिन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया। तो
इनके नाम के साथ हमें जो याद रखना है वो सितार और तबले को याद रखना है। ठीक है, सितार और तबले का जो आविष्कार किया गया था वह अमीर खुसरो के द्वारा किया गया था। ठीक है, और ये फारसी कवि, संगीतकार और विद्वान थे, और इन्होंने जो आविष्कार किया था सितार और तबले का। आगे बढ़ते हैं, कव्वाली संगीत शैली का विकास किस काल में हुआ था? तो जो कव्वाली हम लोग सुनते हैं वो कव्वाली संगीत शैली का जो निर्माण है, ठीक है, विकास जो है वह किस काल में हुआ था? तो वह दिल्ली सल्तनत काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, दिल्ली सल्तनत काल में। कव्वाली संगीत शैली का विकास दिल्ली सल्तनत काल में सूफी संतों द्वारा किया गया। ठीक है, विशेषकर अमीर खुसरो के योगदान से। तो अमीर खुसरो का भी योगदान इसमें है कव्वाली संगीत के विकास में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 50। यहाँ पर है कि फुतुहात ए फिरोजशाही पुस्तक किसने लिखी थी? तो फुतुहात ए फिरोजशाही पुस्तक जो है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, और ये जो लिखा गया था वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही लिखा गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी फिरोज शाह तुगलक। तो याद रखिएगा कि फतुहात ए फिरोजशाही जो है फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है, जिसमें उनके शासनकाल और सुधारों का वर्णन हमें मिलता है। ठीक है, तो फतुहात ए फिरोजशाही क्या है? फिरोज शाह तुगलक का आत्मकथा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि जियाउद्दीन बरनी कौन थे? जियाउद्दीन बरनी कौन थे? तो ये एक इतिहासकार थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये एक इतिहासकार थे। जियाउद्दीन बरनी दिल्ली सल्तनत काल के प्रसिद्ध इतिहासकार थे, जिन्होंने तारीख ए फिरोजशाही लिखा। इनके द्वारा जो रचना है उसका नाम है तारीख ए फिरोजशाही। तारीख ए फिरोजशाही। ठीक है, तारीख ए फिरोजशाही याद रखिएगा। जियासुद्दीन बरनी कौन थे? तो ये एक इतिहासकार थे, और इनके द्वारा एक रचना लिखी गई थी जिसका नाम था तारीख ए फिरोजशाही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52। यहाँ पर है कि इब्न बतूता कौन थे? इब्न बतूता कौन थे? तो इब्न बतूता जो थे एक मोरक्को का यात्री और विद्वान थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इब्न बतूता जो थे वह मोरक्को का एक यात्री थे जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए थे, और उसने रेहला लिखा था। इनके जो पुस्तक है उसका नाम रेहला है, और ये एक यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, यात्रा वृत्तांत, रेहला का मतलब यात्रा वृत्तांत। ठीक है, लिखा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 53। तारीख ए फिरोजशाही में किस अवधि का इतिहास है? यानी कि किस काल का इतिहास है? तो तारीख ए फिरोजशाही में 1266 से लेकर के 1357 ईस्वी के बीच का इतिहास मिलता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो जियाउद्दीन बरनी की इतिहास यानी कि जियाउद्दीन बरनी ने इसे लिखा था तारीख ए फिरोजशाही, जिसमें 1266 से लेकर के 1357 ईस्वी तक के दिल्ली सल्तनत के इतिहास का वर्णन हमें मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चित्तौड़ का घेराबंदी अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष किया था? वह कौन सा वर्ष था जब चित्तौड़ का घेराबंदी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था? तो वह 1303 ईस्वी था जब चित्तौड़ का घेराबंदी अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, तो याद रखिएगा 1303। चलिए आगे बढ़ते हैं, उलेमा कौन थे? प्रश्न संख्या 55। उलेमा कौन थे? उलेमा कौन थे? तो ये मुस्लिम धार्मिक विद्वान और न्यायाधीश थे। याद रखिएगा, उलेमा कौन थे? तो मुस्लिम धार्मिक विद्वान और न्यायाधीश थे। ठीक है, और इनका जो काम था ये शरीयत कानून की व्याख्या करते थे और सुल्तानों को सलाह देते थे। उलेमा, ठीक है,
तो उलेमा जोन थे वो मुस्लिम धार्मिक विद्वान थे और न्यायाधीश भी थे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर। काजी का क्या कार्य था, ठीक है, काजी का क्या कार्य था, काजी का क्या काम हुआ करता था, तो उनका काम था न्याय प्रशासन, ठीक है। काजी न्यायाधीश होता था जो इस्लामिक कानून यानी कि शरीयत के अनुसार न्याय करता था। काजी, ठीक है, काजी उल कुजात जो थे इनको मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी कहा जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर जो पूछा जा रहा है कि काजी क्या थे, इनका काम क्या था, तो इनका काम जो था न्याय करना था और वो भी शरीयत के आधार पर, इस्लामी कानून के अनुसार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर प्रश्न संख्या 57 है कि मुहतसिब का क्या अर्थ है। मुहतसिब का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है सार्वजनिक नैतिकता और बाजार निरीक्षक, ठीक है। मुहतसिब का क्या अर्थ है, तो सार्वजनिक नैतिकता और बाजार निरीक्षक। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत में प्रशासन की भाषा क्या थी, लैंग्वेज क्या था, तो ये फारसी भाषा का उपयोग करते थे। दिल्ली सल्तनत में जो है प्रशासन की आधिकारिक भाषा फारसी भाषा थी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा वाक्य सत्य है। सभी सुल्तान उदार और न्यायप्रिय थे। फिर दूसरा यहाँ पर है प्रश्न संख्या हम लोग 59 देख रहे हैं, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय था हुआ। तीसरा यहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी कि सल्तनत काल में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर डी है सल्तनत काल में कोई व्यापार नहीं था। लेकिन देखिए यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सत्य है। चलिए अब काटना शुरू करते हैं। दिल्ली सल्तनत में कोई व्यापार नहीं था, क्या कभी ऐसा कोई शासन व्यवस्था लागू हो सकता है जिसमें कोई व्यापार ना हो, तो ये गलत हो जाएगा। सल्तनत काल में कोई विदेशी आक्रमण नहीं हुआ, ये भी नहीं हो सकता है, आक्रमण तो होते ही रहता था, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय था, तो हाँ ये हम कहेंगे, क्यों, क्योंकि हमने देखा है कि इंडो इस्लामिक स्थापत्य कला का उसी समय विकास हुआ, तो हम मान लेंगे कि ये सही है। और यही हमसे पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन सी वाक्य सत्य है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सत्य है। ऑप्शन नंबर ए क्यों गलत है, ये देखिए, सभी सुल्तान उदार और न्यायप्रिय थे। देखो ये जो सेंटेंस यूज किया जा रहा है ये बड़े स्तर पर बड़े मतलब बड़े समूह को ले रहा है और ऐसी चीज को ले रहा है कि सब में ये शामिल नहीं होता। उदारता और न्यायप्रियता जो है सभी व्यक्ति में शामिल नहीं होता है, कई लोग उदार नहीं होते हैं, तो ये सत्य नहीं होगा, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में है ना, तो ये सत्य नहीं होगा इस तरह से, ठीक है। तो याद रखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य है, तो केवल ये कि दिल्ली सल्तनत में हिंदू मुस्लिम सांस्कृतिक समन्वय हुआ। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 60। यहाँ पर प्रश्न संख्या 60 में दो ऑप्शन, एक कथन और एक कारण दिया गया है। पहले कथन और कारण को पढ़ते हैं। रजिया सुल्तान को उसके भाइयों और अमीरों ने सत्ता से हटा दिया। फिर है कि उस समय एक महिला का शासन बनना समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। तो ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय का जो समाज था वो किसी महिला को शासक बनना स्वीकार नहीं कर पा रहा था। कारण तो हमें समझ में आ गया और कथन भी सही है क्योंकि यहाँ पर जो अमीर थे उनको ये चुभ रहा था, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही है और आर जो है ए की व्याख्या करता है। वास्तविकता ये है कि आज के दौर में भी अगर महिलाएं जो है ऊंचे पदों पर चली जाती है, ऊंची जो है हासिल कर लेती हैं, तो बहुत सारे लोगों को जो है वो अच्छा नहीं फील होता है, ठीक है। लेकिन ये चीज गलत है, हमें ऐसी धारणाएं नहीं बना के रखनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि इनमें इन कथनों और कारण में कौन सही है, तो कथन और कारण दोनों सही थे। रजिया सुल्तान को उसके भाइयों और अमीरों ने सत्ता से हटा दिया और
कारण इसका ये था कि उस समय एक महिला का शासक बनना समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमें मिलान करना है, ठीक है, हमें क्या करना है, मिलान करना है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक, ये 4 नाम है। और इधर उपाधि और विशेषताएं दिए गए हैं, इधर सुल्तान के नाम दिए गए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से कौन जुड़ता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक से जो है लाख बख्श यानी कि दानी के रूप में जो है लाखों का दान देने वाला किसको कहा जाता था, कुतुबुद्दीन ऐबक को, ठीक है, लाख बख्श कहा जाता था, ठीक है। और उसके बाद जो है बलबन, बलबन जो था इसने एक नीति अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति, जो कि इसका सबसे प्रसिद्ध नीति था बलबन का। इन्होंने एक नीति अपनाई थी, रक्त और लौह नीति, ठीक है, बलबन। तो यहाँ पर मैं लिखता चलूं तो ए को सी के साथ मिला लिया, 2 को ए के साथ मिला लिया, ठीक है। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी क्या किए थे, अलाउद्दीन खिलजी जो थे बाजार को नियंत्रित करने का काम किए थे, तो 3 को बी के साथ मिला लिया। मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी तुगलकाबाद में, तो डी जो है 4 को डी के साथ मिला लेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से आप याद रखिएगा, ठीक है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे इनको लाख बख्श, लाखों का दानी कहा जाता था, ठीक है, 1 के साथ मिला लिए, सी को 1 के साथ मिला लिए। और उसके बाद बलबन, तो बलबन ने रक्त और लौह की नीति अपनाई, ठीक है, तो इसको 2 के साथ मिला लिए। उसके बाद है बाजार नियंत्रण, तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो है बाजार नियंत्रण करने का काम किया था, क्योंकि इन्होंने अस्थायी सेना रखी थी और कीमतें इनको घटानी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी तुगलकाबाद स्थानांतरित करने का काम किया था। तो यहाँ पर 4 के साथ इसको मिला लेंगे, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। इल्तुतमिश ने चांदी और टांका सिक्के जारी किए। दूसरा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने सोने का सिक्के जारी किए। तीसरा है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्के जारी किए। अब आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन से कथन सही हैं और कौन से गलत हैं। तो यहां पर जो है इल्तुतमिश ने चांदी का जो है टांका सिक्के जारी किया था, ठीक है, तो पहला कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा तांबे पीतल जारी की थी, ठीक है। यहाँ पर जो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे इन्होंने जो है सांकेतिक सिक्के जारी किए थे, तो ये भी सही है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी किए थे, ठीक है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने मुख्यतः चांदी के सिक्के जारी किए थे, सोने के नहीं। तो दूसरा कथन जो है वो गलत हो जाएगा, तो 1 और 3 हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो इल्तुतमिश ने चांदी का टंका सिक्का जारी किया, ये बात बिल्कुल सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा जारी की, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो 1 और 3 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। पहले देखते हैं क्या पूछ रहा है, गलत पूछा जा रहा है हमसे। कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है। पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद बताएंगे कौन सा गलत है। यहाँ पर है कि अलाई दरवाजा में गुंबद का उपयोग किया गया है। तीसरा है कि लोदी वंश में अफगान वास्तुकला को प्रोत्साहित किया गया है। चौथा है कि तुगलक काल की इमारतें बहुत भव्य और सजावटी थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है ये गलत है, ठीक है। तुगलक काल की इमारतें सादी और मजबूत थी, भव्य सजावट नहीं थी, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक ने व्यवहारिक और सरल वास्तुकला को प्राथमिकता दी थी,
ठीक है, तो यहाँ पर जो है तुगलक काल की इमारतें बहुत भव्य और सजावटी नहीं थी, तो ये कथन जो है गलत हो जाएगा। बाकी यहाँ पर कुतुब मीनार विश्व की सबसे ऊंची ईंट की मीनार है, बिल्कुल सही। अलई दरवाजे में गुंबद का उपयोग किया गया है, भी सही है। लोदी वंश ने अफगान वास्तुकला को प्रोत्साहित किया, ये बात भी सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ स्थित है? 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है वह अजमेर में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद जो है अजमेर राजस्थान में स्थित है, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इसका निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, ये भी याद रखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन मंगोल आक्रमणकारी नहीं था? आपसे पूछ रहा है कि कौन मंगोल आक्रमणकारी नहीं था, तो मंगोल आक्रमणकारी जो मोहम्मद गजनबी था, यह मंगोल आक्रमणकारी नहीं था, ठीक है। मोहम्मद गजनबी जो था वह तुर्क था। ये कौन सा था? ये तुर्क आक्रमणकारी था, ठीक है, मंगोल नहीं। यहाँ पर जो चंगेज खान, तैमूर और बाबर जो थे ये मंगोल वंश से संबंधित थे, ठीक है। चंगेज खान, तैमूर और बाबर जो थे ये मंगोल वंश से संबंधित थे, लेकिन मोहम्मद गजनबी जो था वह तुर्क वंश से संबंधित था। और यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मंगोल आक्रमणकारी नहीं था, तो नहीं जो पूछा जा रहा है तो वह मोहम्मद गजनबी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमणों को रोकने के लिए क्या किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो मंगोल आक्रमण थे उनको रोकने के लिए एक विशाल अस्थायी सेना का गठन किया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोल आक्रमण को रोकने के लिए एक बड़ी अस्थायी सेना का गठन किया, ठीक है, और सीमावर्ती जो किले थे उनको मजबूत किया। हौज ए खास जलाशय किसने बनवाया था? हौज ए खास जलाशय किसने बनवाया था? तो ये जो जलाशय का निर्माण करवाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा कि हौज ए खास जलाशय अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था, ठीक है। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इसका पुनः निर्माण और विस्तार किया था। यह भी याद रखना है हमें कि फिरोज शाह तुगलक जो है हौज ए खास का पुनः निर्माण और विस्तार किया था, लेकिन यहाँ पर जो निर्माण करवाया गया था वह अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा ही करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध दिल्ली सल्तनत के दौरान नहीं हुआ? कौन सा वह युद्ध है जो दिल्ली सल्तनत के दौरान नहीं हुआ था? तो दिल्ली सल्तनत के दौरान जो है खानवा का जो युद्ध है वह दिल्ली सल्तनत के समय नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत की जो अंतिम समाप्ति थी वह 1526 में ही हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान में रखना है। तराई का युद्ध जो है कब हुआ था? 1192 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में। रणथंभौर का घेराबंदी 1301 ईस्वी में, ठीक है। खनवा का युद्ध जो था 1527 ईस्वी में होता है, बाबर और राणा संगा के बीच, ठीक है, मुगल काल में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सल्तनत काल में बरादरी क्या था? बरादरी क्या था? सल्तनत काल में जो बरादरी था वो क्या था? तो सल्तनत काल में जो बरादरी था वह 12 दरवाजों वाला खुला मंडप था। बरादरी क्या हुआ करता था? 12 दरवाजों वाला एक खुला मंडप होता था जिसको बरादरी कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि बरादरी जो था वह बाहरदरी एक स्थापत्य शैली थी जिसमें 12 दरवाजों का स्तंभ वाला खुला मंडप होता था जो मनोरंजन और विश्राम के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है। तो सल्तनत काल में जो बारादरी था
ये क्या था? 12 दरवाजों वाला खुला मंडप, जिसका उपयोग मनोरंजन और आराम के लिए किया जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है सुल्तानगढ़ी क्या है? सुल्तानगढ़ी क्या है? तो सुल्तानगढ़ी जो था वह दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा था। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा था सुल्तानगढ़ी। तो सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है, जो दिल्ली सल्तनत काल का पहला मकबरा माना जाता है। ठीक है, तो सुल्तानगढ़ी क्या है? दिल्ली सल्तनत का पहला मकबरा है। ये इल्तुतमिश के पुत्र नसरुद्दीन महमूद का मकबरा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे अलाउद्दीन कहा जाता है? वह कौन है जिसको अलाउद्दीन कहा गया है? तो यहाँ पर जो मलिक काफूर है, इनको अलाउद्दीन कहा गया है। मलिक काफूर को अलाउद्दीन कहा जाता है, क्योंकि यह अलाउद्दीन खिलजी का सबसे विश्वसनीय और सफल सेनापति था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 अशोक स्तंभों को दिल्ली लाया। दूसरा है कि उसने दास प्रथा को समाप्त किया। तीसरा है कि उसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। तो अब आपको बताना है कि इसमें से कौन कौन से कथन जो है सही हैं। तो यहाँ पर 1 और 3 जो कथन है वो बिल्कुल सही है कि फिरोज शाह तुगलक ने 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था। ठीक है, और उसने सिंचाई के लिए नहरें बनवाई थी। उसने दास प्रथा को समाप्त नहीं किया था। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक ने 2 अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया और सिंचाई के लिए नहरें बनवाई। उसने दास प्रथा को समाप्त नहीं किया। ठीक है, बल्कि उसने दीवान ए बंदगान, याद रखिएगा, फिरोज शाह तुगलक ने एक विभाग बनाया था और उसका नाम था यहाँ पर नाम लिखते हैं दीवान ए बंदगान। ठीक है, बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान। और ये विभाग क्या था? ये दासों का विभाग था, दास विभाग था। उनसे संबंधित जो मुद्दे होते थे वो संभालता था। तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में दास प्रथा को समाप्त नहीं किया गया था, बल्कि दासों के लिए एक दीवान ए बंदगान की स्थापना की गई थी, जो कि एक विभाग था, प्रशासनिक विभाग था। ससमी शैली किससे संबंधित है? तो ससमी शैली जो है वह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है स्थापत्य कला से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, स्थापत्य कला से। ससमी शैली जो है इल्तुतमिश के काल की स्थापत्य शैली थी। ठीक है, तो ससमी शैली जो है इल्तुतमिश के समय का एक स्थापत्य कला शैली है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि सल्तनत काल में जातक क्या थे? जातक क्या था? ठीक है, सल्तनत काल की बात हो रही है, तो सल्तनत काल में जो जातक था वह मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर, यानी कि धार्मिक कर या दान था। ठीक है, तो जातक एक इस्लामी धार्मिक कर था या दान हम कह सकते हैं, दान था जो धनी मुसलमानों से गरीबों की सहायता के लिए लिया जाता था। तो जो धनी मुसलमान होते थे वह उनसे गरीब मुसलमानों के लिए जो है धन लिया जाता था, और यही था क्या? जातक। ठीक है, जकात सॉरी, यहाँ पर जकात है, जातक नहीं जकात, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। तो जकात था। सल्तनत काल में जकात क्या था? तो मुसलमानों पर लगाया गया धार्मिक कर था, या एक तरह से दान के रूप में था, जो कि अमीर मुसलमानों से लिया जाता था और गरीबों में बांटा जाता था। गरीब मुस्लिमों के लिए वो लिया जाता था सहायता के रूप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि ऊसर क्या था? ऊसर क्या था? तो जो सल्तनत काल था उसमें ऊसर जो था मुसलमानों की कृषि उपज पर कर, जो मुसलमानों से कृषि उपज पर कर लिया जाता था उसको ऊसर कहा जाता था।
उसर मुसलमान किसानों की कृषि उपज पर लगाए जाने वाला टैक्स था, जो आमतौर पर उपज का 1/10वां भाग होता था। ठीक है, 1/10वां भाग हुआ करता था ये उसर, जो कि आमतौर पर केवल मुसलमानों की कृषि उपज पर लगाया जाता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के 7 शहरों में से कौन सा यहाँ पर है कि दिल्ली के 7 शहरों में से कौन सा सल्तनत काल में नहीं बना। कौन सा जो है वह दिल्ली के सल्तनत काल में नहीं बना। तो यहाँ पर शाहजहानाबाद जो है वह दिल्ली सल्तनत काल में नहीं बना था, क्योंकि शाहजहानाबाद जो है मुगल सम्राट शाहजहां ने 17वीं शताब्दी में इसको बनवाया था। ठीक है, जो दिल्ली सल्तनत के बाद का काल है। ठीक है, तो इसको शाहजहानाबाद को शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है, शाहजहां ने बसाया था, बनवाया था। तो ये जो दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है, दिल्ली सल्तनत काल की बात हो रही है, उस समय ये नहीं था। बाकी के जो शहर हैं, सीरी, तुगलकाबाद, फिरोजाबाद, इन सभी का स्थापना जो है वह सल्तनत काल में हुआ था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज किसने स्थापित किया था। तो दीवान ए मुस्तखराज जो है वह स्थापित अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। दीवान ए मुस्तखराज जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित एक विभाग था, जो बकाया राजस्व को वसूल करता था। ठीक है, तो दीवान ए मुस्तखराज क्या था, बकाया टैक्स वसूला करता था। ठीक है, बकाया टैक्स जो है वसूला करता था। ये राजस्व से जुड़ा हुआ एक विभाग था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपने सिक्के पर यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनीन की उपाधि अंकित करवाई। वह कौन सुल्तान था जो अपने सिक्के पर उपाधि अंकित करवाई, जो कि यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिन थी। ये जो उपाधि थी यह किस सुल्तान ने लिखवाई थी अपने सिक्कों पर। तो ये लिखवाया था इल्तुतमिश ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है ये लिखवाया था। ठीक है, तो इल्तुतमिश ने 1229 में बगदाद के खलीफा से मान्यता मिली, और बगदाद के खलीफा से उसे मान्यता मिलता है और उसने अपने सिक्के पर यह उपाधि अंकित करवाता है। ठीक है, तो इल्तुतमिश ये काम किया था, अपने सिक्के पर उपाधि इसने अंकित करवाया था। यामीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिन की उपाधि इसने लिखवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है दीवान ए खैरात क्या था। दीवान ए खैरात क्या था, तो ये दान और कल्याण विभाग था, यानी कि दान देना और कल्याण करने का जो विभाग था उसका नाम था दीवान ए खैरात। जैसा कहते हैं ना, खैरात में कोई चीज मिल जाता है तो वो ही खैरात है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे स्थापित किया गया था। ये दान और कल्याण विभाग था, जो गरीबों, अनाथों और विधवाओं की सहायता करता था। ठीक है, और इसकी स्थापना किसके समय में हुआ था, फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। यहाँ पर हमें मिलान करना है। एक तरफ इमारत दिया गया है, दूसरी तरफ निर्माणकर्ता दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर है कुतुब मीनार। सबसे पहले इमारत के रूप में कौन सा है, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार यहाँ पर हम लोग देखते हैं, कुतुब मीनार को हम लोग सी से मिला लेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर है कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश, तो पहले को सी के साथ। कुतुब मीनार की जो निर्माण की शुरुआत थी वह कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, और कुतुब मीनार को जो पूर्ण करवाया गया था वह इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए एक को हम लोग सी के साथ मिला लेंगे, एक को सी के साथ मिला लेंगे। दूसरा यहाँ पर है अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा जो है इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अलाई दरवाजा का निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। दो को हम ए के साथ मिला लेंगे। उसके बाद है तुगलकाबाद किला।
तुगलकाबाद जो किला है उसका निर्माण जो है गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। तो 3 को हम लोग बी के साथ मिला लेंगे। लोधी गार्डन जो है लोधी सुल्तान ने किया था। तो यहाँ पर हम लोग डी 4 को डी के साथ मिला लेंगे। दरअसल ये जो लोधी गार्डन में लोधी सुल्तानों के मकबरे हैं, ठीक है, लोधी गार्डन में जो है लोधी सुल्तान के मकबरे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग 4 को डी के साथ मिला लेंगे। तो इस तरह से ये आपका मिलान हो गया। फिर से समझ लीजिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण की शुरुआत किया गया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, और इसका पूर्ण जो है इल्तुतमिश ने किया था, पूरा इल्तुतमिश ने करवाया था। अलाई दरवाजा जो है, अलाई दरवाजा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद है तुगलकाबाद की किला, तुगलकाबाद की किले का निर्माण जो है गियासुद्दीन तुगलक ने किया था। ठीक है, लोधी गार्डन जो है लोधी सुल्तानों की वहां पर मकबरे हैं, तो यहाँ पर हम लोग 4 को डी के साथ मिला लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत काल में कौन सी भाषा साहित्य में लोकप्रिय हुई। वह कौन सी भाषा थी जो दिल्ली सल्तनत काल में साहित्य के क्षेत्र में साहित्य में लोकप्रिय हुई, तो वह था हिंदवी। प्रारंभिक जो हिंदी थी वह यहाँ पर साहित्य में लोकप्रिय होती है। आगे बढ़ते हैं। चिश्ती सिलसिला किससे संबंधित है, तो चिश्ती सिलसिला एक धार्मिक सूफी परंपरा है। ठीक है, सूफी धार्मिक परंपरा है चिश्ती सिलसिला। ठीक है, चिश्ती सिलसिला दिल्ली सल्तनत काल में सबसे प्रभावशाली सूफी धार्मिक परंपरा थी। ठीक है, और जिसके प्रमुख संत मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया थे। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती और निजामुद्दीन औलिया जो थे वह चिश्ती सिलसिला के प्रसिद्ध मतलब सूफी संत थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बलबन ने नौरोज फारसी नववर्ष उत्सव मनाना शुरू किया। दूसरा है कि उसने सिजदा यानी कि घुटने टेकने प्रथा लागू की, और उसने खलीफा से मान्यता प्राप्त की। यहाँ पर बलबन की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रश्न संख्या हम लोग 83 देख रहे हैं, और 83 में केवल 1 और 2 सही है कि बलबन ने नवरोज यानी कि फारसी नववर्ष उत्सव मनाना शुरू किया, ये सही है। दूसरा कि उसने सिजदा यानी घुटने टेकने की प्रथा जो है लागू की, ये भी सही है। तीसरा यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, तो 1 और 2 सही हो जाएगा। बलबन ने नवरोज उत्सव और सिजदा प्रथा शुरू की। खलीफा से मान्यता इल्तुतमिश ने प्राप्त की थी, बलबन ने नहीं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा कि जो खलीफा से मान्यता प्राप्त करने की बात है ये बलबन नहीं किया था बल्कि इल्तुतमिश किया था, और खलीफा से उपाधि मान्यता प्राप्त करने के बाद वह एक लंबा चौड़ा उपाधि ग्रहण करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और जिसको वो सिक्के पर लिखवाता है अपने। यहाँ पर है कि दोआब क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। दोआब क्षेत्र का क्या मतलब होता है, तो दोआब क्षेत्र का मतलब होता है 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जो होता है उसी को दोआब कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा कि 2 नदियों के बीच का उपजाऊ क्षेत्र जो है वह दोआब कहलाता है। ठीक है, जैसे गंगा यमुना का दोआब। ठीक है, ये उस समय का सबसे उपजाऊ या अभी भी ये उपजाऊ क्षेत्र है। दिल्ली सल्तनत के लिए एक महत्वपूर्ण राजस्व का क्षेत्र था। ठीक है, गंगा यमुना का जो दोआब है। ठीक है, तो दोआब का मतलब ही होता है 2 नदियों का बीच का क्षेत्र जो उपजाऊ होते हैं। यहाँ पर है कि अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि सुधार क्यों किए। अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि क्यों सुधार किया, राजस्व बढ़ाने और विद्रोह रोकने के लिए। राजस्व बढ़ाने और विद्रोह को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने कृषि सुधार किए। ठीक है, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कड़े कृषि सुधार किए ताकि राजस्व बढ़ाया जा सके और अमीरों एवं जमींदारों की शक्ति को कम करके विद्रोह की संभावना को रोका जा सके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। घड़ी क्या था, घड़ी क्या था, तो यहाँ पर घड़ी जो था वह एक समय मापक यंत्र था। ठीक है, घड़ी क्या था, एक समय मापक यंत्र था। घड़ी समय मापने की इकाई थी लगभग। ठीक है, मापने की इकाई थी। फिरोज शाह तुगलक ने समय मापने के लिए घड़ियाल यानी कि पानी की घड़ी बनवाया था। ठीक है, तो ये था घड़ी क्या था, समय मापने का एक यंत्र था।
नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत में बंदगान कौन थे? ठीक है, दिल्ली सल्तनत में बंदगान कौन थे? तो जो दास या सेवक थे वो बंदगान थे। ठीक है, बंदगान थे। तो बंदगान जो थे दास या सेवक थे। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए बंदगान दास विभाग की स्थापना की थी। याद रखिएगा, दीवान ए बंदगान, मैं फिर से यहाँ पर लिखता हूँ, दीवान ए बंदगान। ठीक है, बंदगान, ये जो विभाग थी, इस विभाग की स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था दीवान ए बंदगान की स्थापना। ठीक है, और ये लगभग 1,80,000 दास रखे थे। 1,80,000 जो दास है फिरोज शाह तुगलक ने रखा था। ठीक है, ये भी याद रखना है हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पर कौन सा युग्म गलत है ये बताना है आपको। तो प्रश्न संख्या 88 है, बहलोल लोदी और सैयद वंश, ये जो मिलान है ऑप्शन नंबर डी, ये गलत है। ठीक है, बाकी सब सही है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की, बिल्कुल सही है। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की, ये भी सही है। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, ये भी सही है। बहलोल लोदी जो थे ये लोदी वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, लोदी वंश की स्थापना करते थे, किए थे, सॉरी, करते थे नहीं, किए थे। लोदी वंश के संस्थापक थे, सैयद वंश के नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है गलत युग्म है। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा युग्म गलत है, तो डी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, महाभारत का फारसी अनुवाद किसने करवाया? तो महाभारत का जो फारसी अनुवाद करवाया गया था वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक ने संस्कृत ग्रंथों के अनुवाद में रुचि दिखाई और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया। और महाभारत में जो फारसी में अनुवाद था उसका नाम था रज्मनामा। ठीक है, रज्मनामा करवाया। ठीक है, हालांकि पूर्ण अनुवाद जो है अकबर के काल में हुआ। फिरोज ने कुछ संस्कृत चिकित्सा ग्रंथों का भी अनुवाद करवाया था, लेकिन यहाँ पर हमें याद रखना है कि रजनामा अगर पूछा जाए तो क्या है, ये महाभारत का फारसी अनुवाद है जो कि फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 7 मंजिला महल किसने बनवाया था? 7 मंजिला महल किसने बनवाया था? तो 7 मंजिला महल का जो निर्माण है फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, 7 मंजिला महल फिरोज शाह कोटला में जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमें कथन और कारण को देखना है। यहाँ पर है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी बनाया। कारण है कि दौलताबाद साम्राज्य के मध्य में स्थित था और दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण संभव था। ठीक है, तो ये कथन और कारण दोनों सही है। मोहम्मद बिन तुगलक जो है दौलताबाद को राजधानी बनाया और दौलताबाद जो था वह साम्राज्य के मध्य में स्थित था और दक्षिण भारत पर बेहतर नियंत्रण संभव था। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये दोनों सही है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद को राजधानी इसलिए बनवाया क्योंकि यह साम्राज्य के केंद्र में था और दक्षिण भारत पर बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण यहाँ से संभव था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। सभी सल्तनत सुल्तानों ने उलमा की सलाह मानी। ठीक है, यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा की सलाह को नकार दिया। बलबन ने खलीफा की सर्वोच्चता स्वीकार की। यहाँ पर है कि इल्तुतमिश ने धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है कि अलाउद्दीन खिलजी ने उलेमा की सलाह को नकार दिया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था एक व्यवहारिक शासक था जिसने उलेमा की धार्मिक सलाह को नकार दिया और राज्य के हित में निर्णय लिया। ठीक है, तो उलेमाओं की जो सलाह थी उसको नकारने का काम अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दिल्ली सल्तनत काल में इनाम क्या था?
दिल्ली सल्तनत काल में इनाम क्या था? तो दिल्ली सल्तनत काल में जो इनाम था वो विद्वानों और धार्मिक संस्थाओं को दी जाने वाली भूमि अनुदान थी, उसी को यहाँ पर इनाम कहा जाता था। ठीक है, इनाम उन भूमि अनुदानों को कहा जाता था जो सुल्तान धार्मिक विद्वानों, सूफी संतों और शैक्षणिक संस्थानों को दान में देते थे, उस भूमि को इनाम कहा जाता था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने वसीहतनामा यानी कि अपनी वसीहत लिखी थी? तो अपनी वसीहत लिखने का जो काम है फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी वसीहत फतुहात ए फिरोजशाही में लिखी, जिसमें उसके सुधारों और शासन का विवरण हमें मिलता है। ठीक है, तो वसीहतनामा जो है अपनी वसीहत किसने लिखा था? फिरोज शाह तुगलक, और ये क्या था? फतुहात ए फिरोजशाही के नाम से जाना जाता है। हुमायूं का मकबरा किस वास्तुकला शैली का उदाहरण है? वास्तुकला की बात हो रही है, किस वास्तुकला का उदाहरण है हुमायूं का मकबरा? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह मुगल स्थापत्य कला का उदाहरण। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बी सही हो जाएगा। हुमायूं का मकबरा मुगल स्थापत्य का उदाहरण है जो दिल्ली सल्तनत के बाद 16वीं शताब्दी में बना था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत काल में खुम्स क्या था? तो दिल्ली सल्तनत काल में जो खुम्स था ये क्या था? ये युद्ध में प्राप्त या लूट का 1/5 भाग जो राज्य को मिलता था, लूट का जो भाग लूट में जो हिस्सा था राज्य का, उसी को क्या कहा जाता था? खुम्स कहा जाता था। ठीक है, तो खुम्स इस्लामी कानून के अनुसार युद्ध में प्राप्त लूट का 1/5 भाग था जो राज्य के खजानों में जाता था। ठीक है, 1/5 भाग राज्य के खजानों में जाता था। खुम्स क्या था? लूट का माल था। नेक्स्ट आगे देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की। ठीक है, दूसरा कथन है कि उसने हिंदुओं पर अत्याचार किया। तीसरा कथन है कि उसने गज ए सिकंदरी माप की इकाई लागू की। इसमें से कौन कौन से सही हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी तीनों सही हैं। ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 तीनों सही हैं, तीनों कथन सही हैं। सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की, हिंदुओं पर कठोरता दिखाई और गज ए सिकंदरी माप की जो है इकाई लागू की। तो ये याद रखिएगा, यहाँ पर गज ए सिकंदरी क्या है? माप की इकाई है और इसे सिकंदर लोदी ने लागू किया था। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि मेहराब क्या था? मेहराब क्या था? तो मस्जिद में मेहराब क्या हुआ करता था? तो मस्जिद में पश्चिम दिशा मक्का की ओर की जाने वाली जो अल्लाह थी उसे मेहराब कहा जाता था। मेहराब कहा जाता। मेहराब जो है मस्जिद की पश्चिमी दीवार में बनी एक आला है जो मक्का की दिशा यानी कि मक्का की दिशा दर्शाती है। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद में मेहराब की विशेषता देखी जा सकती है। तो मेहराब जो होता है वो मस्जिद में पश्चिम दिशा में होता है और ये मक्का की और मतलब बनी होती है, एक आला होती है, बनी होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला सुल्तान कौन था? और ये बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया सवाल है, पिछले साल पूछा गया था, मतलब इसी बार का पीटी में, कि दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक किसने शासन किया था? तो यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ तो आपको पता चल गया होगा। फिरोज शाह तुगलक 37 वर्षों तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? प्रश्न संख्या 100 है कि दिल्ली सल्तनत के पतन के प्रमुख कारणों में से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? कौन इसमें शामिल नहीं था? तो आप नीचे देखो ना, अंग्रेजों का आगमन। उस समय अंग्रेजों का कहाँ से आगमन हुआ था? तो ये शामिल नहीं था पूछा जा रहा है, तो अंग्रेजों का आगमन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। बाकी उत्तराधिकार का स्पष्ट निर्णयों का अभाव, ये भी सही है। तैमूर का आक्रमण उस समय बढ़ गया था, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया था,
ये सभी जो है दिल्ली सल्तनत के पतन का कारण बने। तो ये थे आज के आपके 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है ये प्रश्न आपके लिए आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे और आपकी तैयारी में हेल्प करेंगे। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें थोड़ी सी क्या कहते हैं सहायता मिले। ठीक है, आप इस सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, इस प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे उन सभी टॉपिक्स को कंप्लीट कराए जाएंगे। ये टॉपिक तकरीबन 100 प्लस टॉपिक होंगे। ठीक है, 100 से कम नहीं होंगे, जहाँ तक कि 100 से प्लस टॉपिक्स हैं और इन सभी को आपको कराया जाएगा। 100 MCQ क्वेश्चन हर एक टॉपिक में कराया जाएगा, जिस तरह से अभी आपने क्लास किया था। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पर हम समाप्त करेंगे और ये था डे 11। आगे हमारा जो होगा डे 12 के दिन हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे और उसे भी पढ़ेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे चैनल पर जाइए और अलग अलग कई सारे वीडियोज हैं, उन्हें देखिए, सीखिए, आगे बढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।